चलिए आज हम लोग सीटेट पेपर 2 का कक्षा 6 to 8 में जो प्रीवियस ईयर है 18 नवंबर 2012 को, उसमें हम लोग पढ़ते हैं भाग 1 में जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, उसका हम लोग आज पढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, जैसे कह रहा है, एक विद्यार्थी से प्रतिक्रिया द्वारा प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा या समय खाली स्थान के सही अनुपात में होना चाहिए। तो इसमें बोल रहा है कि विद्यार्थी से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। तो इसमें दीजिएगा ऑप्शन कौन कौन आप लोग बताइएगा। तो पिछले पाठ से प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। दूसरा में है वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। तीसरा में है पाठचर्या के प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। या चौथा प्रश्न के कठिनाई स्तर। तो पहला का कौन सा आंसर होगा, इसका जवाब दीजिए। उसका व्याख्या भी बताएंगे हम लोग। तो इसका होगा पहला का 4 नंबर, प्रश्न का कठिनाई स्तर। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय का सही अनुपात क्या होना चाहिए, तो प्रश्न का कठिनाई स्तर होना चाहिए। तो इसका प्रश्न के कठिनाई स्तर में क्या होना चाहिए, जैसे विद्यार्थी से जो प्रतिक्रिया प्राप्त करने का जो आदर्श या प्रतीक्षा समय, तब प्रश्न के कठिनाई स्तर को सही अनुपात में होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी को प्रश्न या उत्तर का हल देते हुए चिंतन के लिए उचित समय प्राप्त हो सके। इसका यह व्याख्या है। अब हम लोग आगे दूसरा में पढ़ते हैं। दूसरा का भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न का एक उदाहरण क्या है। पहला है क्या है, निम्न स्तरीय अभिसारी। दूसरा निम्न स्तरीय अपसारी। तीसरा में है उच्च स्तरीय अभिसारी। या चौथा में है उच्च स्तरीय अपसारी। तो दूसरा के कौन सा होगा, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका होगा दूसरा के 4 होगा, दूसरा का 4। इसका व्याख्या क्या होगा जो हम लोग बताते हैं। जैसे विद्यालय में है, तो विद्यालय जो शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालय की जो कि शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न उच्च स्तरीय अपसारी का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें बृहत स्तर, बहुत बड़े स्तर पर योजना निर्माण से संबंधित सुझाव के अपेक्षित प्रश्न निहित होते हैं। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या, तीसरा क्वेश्चन में है सीखने, आकलन या आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। क्या सीखने का क्या आकलन और अनुदेश के क्या के दृढ़ीकरण को सीखने को प्रभावित करता है। तो पहला क्या, का या दूसरा में अंतर होगा। पहला में होगा का या भिन्नता, या तीसरा के लिए या संबंधों के लिए, या चौथा के लिए या अंतर। तो तीसरा में क्या होगा, तीसरा के 3 नंबर हो गया के लिए। तो इसमें बोल रहा है कि सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के संबंधों के दृढ़ीकरण को सीखने को प्रभावित करता है। जैसे कह रहा है सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों को दृढ़ीकरण के द्वारा सीखने को जो प्रभावित करता है वह अनुदेशन कक्षा शिक्षण में चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे व्यवस्थित रूप से कक्षा में शिक्षक द्वारा या विद्यार्थियों के द्वारा सीखने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। हम लोग चौथा नंबर पढ़ते हैं। तो चौथा नंबर पूछ रहा है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। चौथा नंबर में क्या पूछ रहा है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी कौन कौन होगा। तो पहला में क्या है, का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होगा, पहला। और दूसरा में है कि के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। या तीसरा में है के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। या चौथा के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो 4 नंबर का क्या होगा, तो 4 नंबर के उसका होगा 4 नंबर का 4 होगा। जैसे पूछ रहा है इसमें कि
आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित जो विद्यार्थी है के लिए वह पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक शोध के अनुसार वह पुरस्कार अति औचित्य और आंतरिक प्रेरणाओं से कमी की ओर ले जाता है, जिससे अभिप्रेरणा कमजोर हो सकती है। अब है 5वां नंबर। तो 5वां नंबर में क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना के व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्थित किया जाता है। किसके द्वारा? तो पहला क्या है, जेबी गिलफर्ड के बुद्धि संरचना का सिद्धांत, दूसरा में है एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, या तीसरा में है बहुबुद्धि सिद्धांत, या चौथा में सूचना प्रक्रम सिद्धांत। तो 5 का क्या होगा? 5 का 1 होगा, जो कि जेपी गिलफर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत है। मैंने सतत और व्यापक मूल्यांकन योजना में जो व्यापक शब्द है, जो कि जेपी गिलफोर्ड की जो बुद्धि संरचना का सिद्धांत है उनके द्वारा समर्थित किया जाता है। तो गिलफोर्ड ने मानसिक योग्यता के आधार पर सिद्धांतों को तीन श्रेणियों में सक्रिय, विषय वस्तु और उत्पाद में बांटा है, जिसमें व्यापक तौर पर विषय वस्तु के बारे में पढ़कर उसका चिंतन मनन करने और उसके उत्पादन के माध्यम से निष्कर्ष निकालने के लिए है। उसके बाद है 6 नंबर। 6 नंबर में है, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं और सीखने के वातावरण को कोई क्या करते हैं। कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को खाली स्थान करते हैं या सीखने के वातावरण को खाली स्थान करते हैं। तो 6 में क्या होगा? 6 का ऑप्शन में क्या है, 1 रूपांतरित या क्षुब्ध करता है, दूसरा में परिभाषित या को कम प्रभावित करता है, तीसरा में व्याख्यित पर कोई प्रभाव नहीं डालता, या चौथा में निर्मित पर प्रभाव डालता है। तो 6 का क्या होगा? 6 का 1 नंबर होगा। तो 6 का 1 नंबर क्या है? जैसे कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार के जेंडर को रूपांतरित करते हैं या सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करते हैं। तो कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार के जेंडर को रूपांतरित करते हैं और या सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करते हैं। मतलब जेंडर का जो सामाजिक निर्माण है, जिसमें सामाजिक वातावरण के अनुकूल परिवर्तन होते रहते हैं। अब है 7 नंबर, उपलब्ध अभिप्रेरणा। तो उपलब्ध अभिप्रेरणा क्या है? उसमें ऑप्शन क्या क्या है? तो सफलता, पहला में सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने का तत्परता, बिना विचारे, दूसरा में है जल्दीबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, तीसरा में है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, या चौथा में असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो 7 नंबर कौन है? बताइएगा आंसर इसका, उपलब्धि अभिप्रेरणा का। तो इसका होगा 7वां का 3 नंबर, चुनौती कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। जैसे कह रहा है उपलब्धि अभिप्रेरणा चुनौती कार्य करने में डटे रहने की जो प्रवृत्ति है, जैसे मनोवैज्ञानिक एटकिंसन और फैदर का मानना है कि उपलब्धि प्रेरित व्यक्ति जो है वह सफलता प्राप्ति प्रवृत्ति और विफलता परिहार प्रवृत्ति की ओर देखे जा सकते हैं। इस प्रकार उपलब्धि अभिप्रेरणा एक प्रकार का सामाजिक अभिप्रेरणा है। अब हम लोग 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर में क्या है? 8 नंबर में कह रहा है, विज्ञान के प्रयोगों में समानतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं और लड़कियां से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि पहला क्या है, पुरुष और स्त्री की रूढ़िवादी भूमिका विद्यालय में भी होते हैं। दूसरा में है, लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। और तीसरा में क्या है, लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती है जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। और चौथा में है, लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों को रिकॉर्ड करती है। तो 8 नंबर में क्या है, आप लोग दीजिएगा, ऑप्शन बताइएगा 8 नंबर का। 8 नंबर का कौन होगा? 8 नंबर में होगा पहला कौची है, पुरुष और स्त्री के रूढ़िवादी भूमिका विद्यालय में भी होते हैं। 8 नंबर में जैसे विज्ञान के प्रयोग में समानता लड़के और उपकरण का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं और लड़कियां से आंकड़ों को रिकॉर्ड
करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री के बीच जो कि रूढ़िवादी भूमिका विद्यालय में भी होती है, यह प्रवृत्ति विद्यालय में भी लैंगिक भेदभाव की भावना को दर्शाता है। इसका 8 नंबर हो गया। अब हम लोग 9 नंबर में चलते हैं। 9 नंबर में क्या है? 9 नंबर में है CBSE द्वारा प्रस्तावित सामूहिक परियोजना गतिविधि एक सशक्त साधन है। कौन सा सशक्त साधन है? पहला क्या? रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करना, या दूसरा अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करना, या तीसरा में सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने में। तो 9 नंबर में क्या है? तो 9 नंबर के दीजिएगा आंसर आप लोग। तो 9 नंबर का होगा इसका 9 नंबर का होगा ऑप्शन कौन? 3, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने में। मतलब क्या कह रहा है? जैसे CBSE के द्वारा जो प्रस्तावित परियोजना और गतिविधियां जो सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने का एक सशक्त साधन है, इसमें क्या है कि शिक्षक, विद्यार्थी जो भाग लेते हैं वो नए विचार को प्रस्तुत करने और एक दूसरे को प्रोत्साहन करने में सहायक सिद्ध होते हैं। वही है। अब है 10 नंबर। 10 नंबर में हम लोग आते हैं। जैसे 10 नंबर में है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण खाली स्थान। तो परीक्षण का उदाहरण कौन सा? ए असमुज बुद्धि लब्धांश, 2 में व्यक्तित्व, 3 में मौखिक बुद्धि लब्धांश, या 4 में सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांश। तो 10 नंबर का कौन सा होगा? 10 का संस्कृति मुक्ति बुद्धि लब्धांश, जो कि 4 नंबर है। 10 का 4। जैसे रेवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिज परीक्षण संस्कृति मुक्ति बुद्धि लब्धांश परीक्षण का उदाहरण है। इसमें क्या है कि परीक्षण में जो कि समस्या को व्याख्या करते समय जो कठिनाई स्तर बढ़ता या घटता है, जिसमें बच्चे की अधिक समय लगने लगता है, परंतु बच्चे उसे यथासंभव जल्दी करने के लिए कहा करते हैं। बच्चे को जल्दी करने के लिए कहा जाता है। अब है 11 नंबर। 11 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? पहला योजना की दृढ़ता, दूसरा शिक्षार्थियों का ज्ञान, तीसरा उद्देश्यों का स्पष्टता, या चौथा शिक्षण का ज्ञान। तो 11 नंबर क्या होगा? कोई बताइएगा। तो 11 नंबर का ऑप्शन 1 होगा, योजना की दृढ़ता। तो योजना की दृढ़ता क्या है? योजना की दृढ़ता का सिद्धांत पाठ योजना में शामिल है। पाठ योजना में शामिल नहीं है, क्योंकि पाठ योजना के निर्माण का उद्देश्य शिक्षक द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्ति से संबंधित होता है, जिसमें कि शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थियों का ज्ञान या उद्देश्यों की स्पष्टता और शिक्षण ज्ञान जैसे सिद्धांत शामिल होते हैं। अब हम लोग आते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में क्या कह रहा है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? एक पहला में क्या है? केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगा। दूसरा में उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णता को सुनिश्चित करेगा। या तीसरा में है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावक पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया, या अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो 12 नंबर का कौन सा होगा? ऑप्शन बताइएगा कोई। तो 12 नंबर का होगा कौन सा? 12 नंबर का होगा 2 नंबर, उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। 12 नंबर में क्या कह रहा है? जैसे निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, जो कि 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगा। जैसे 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा अनिवार्य किया गया है। अब हम लोग आते हैं 13 नंबर में। तो 13 नंबर में कह रहा है अधिगमकर्ता स्वनियमन का क्या अर्थ है? तो जैसे पहला में क्या है? विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम। दूसरा में विद्यार्थी के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना। या तीसरा में स्व अनुशासन और नियंत्रण। चौथा में अपने सीखने का स्व अनुवीक्षण करने की योग्यता। तो 13 नंबर का कौन सा होगा? बताइएगा कोई। 13 नंबर का होगा 4 नंबर, अपने सीखने का स्व
अनुवीक्षण करने की योग्यता, मतलब अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? तो अपने जो सीखने का जो स्वयं अनुवीक्षण है करने की योग्यता है। जैसे अधिगमकर्ता का स्वनियमन मतलब खुद के द्वारा, अर्थ है अपने सीखने का स्वयं अनुवेक्षण करने की जो योग्यता है, अर्थात जब कोई भी अधिगमकर्ता किसी भी क्रिया या को स्वयं करता है तो वह उसे शीघ्र सीखता है। उसके बाद है 14 नंबर। 14 नंबर में कह रहा मैडम चाय खाती है, वाक्य है। मैडम चाय खाती है वाक्य है, तो इसका ऑप्शन में क्या? पहला अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। दूसरा अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तीसरा वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। और चौथा में अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है। तो 14 में कौन सा होगा? तो 14 का होगा 3 नंबर। 3 नंबर में क्या कह रहा है? वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। मैडम चाय खाती है, अर्थ जो है वो नहीं निकल रहा है इससे। तो 14 में क्या कह रहा है? जैसे मैडम चाय खाते हैं, यह वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत, क्योंकि अर्थ विज्ञान के अनुसार चाय पी जाती है, खाई नहीं जाती है। चाय है जो पी जाती है, खाई नहीं जाती है, यही है। अब हम लोग 15 नंबर में आते हैं। 15 नंबर में क्या है? 15 नंबर में है सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग खाली स्थान की ओर संकेतित करता है। तो सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग किसकी ओर संकेत करते हैं? पहला क्या? सीखने में वयस्कों को अस्थायी सहयोग। दूसरा में विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। या तीसरा में है अनुरूपित शिक्षण। या चौथा में पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो 15 में क्या है? 15 में कोई बताइएगा? तो 15 का है 1 नंबर। 1 नंबर में क्या है? सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। तो 15 में क्या है? सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग जो कि सीखने में वयस्कों के द्वारा जो अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है, उसमें क्या है? वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग को मचान बनाना कहा क्योंकि यह नए ज्ञान के साथ बच्चों में पहले से मौजूद ज्ञान को निर्मित करता है जिससे वयस्क बच्चों को सीखने में मदद मिल सकता है। अब हम लोग 16 में चलते हैं। 16 में क्या है? एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। इस खबर को किसके आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है? पहला मनोसामाजिक सिद्धांत। दूसरा पुनर्बलित आकस्मिकता का सिद्धांत। या तीसरा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। या चौथा पदानुक्रमिक आवश्यकताओं के सिद्धांत। तो 16 में कौन सा होगा? कोई आंसर दीजिएगा। 16 का होगा, 16 का आंसर दीजिएगा। तो 16 का हो जाएगा 4 नंबर। 16 का 4 में क्या है? पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। जैसे कह रहा एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को भेज दिया, ठीक है, भेज दिया उसको। अब इस खबर से पदानुक्रमित आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो के द्वारा प्रतिपादित है, जिसमें मानव की दैहिक सुरक्षा, संवर्धन, प्रेम, आत्मसम्मान, आत्मसात वे भावातीत आवश्यकताओं का स्तर बताएं। मानव का अभिप्रेरणा इसी क्रम में गति करता है। अब हम लोग 17 नंबर में आते हैं। 17 नंबर में कहता है बुद्धि लब्धांश के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी गरिमा को क्या करता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को क्या करता है? तो 17 में क्या कह रहा है? 17 के पहला है घटता है या घटता है, पहला में। दूसरा में क्या है? घटता या प्रभावित नहीं करता है। तीसरा में है बढ़ता या घटता है। चौथा में क्या है? बढ़ता या बढ़ता है। तो 17 कौन सा होगा? 17 का होगा घटता और प्रभावित नहीं करता, मतलब 2 नंबर होगा। 17 का 2 नंबर होगा। बुद्धि लब्धांश के आधार पर विभिन्न समूह में विद्यार्थी का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को कोई प्रभावित नहीं करता, क्योंकि बुद्धि लब्धांश विद्यार्थियों के समान बौद्धिक और उसमें विद्यमान विभिन्न विशिष्ट योग्यताओं के संबंध में इंगित करता है। उसके बाद है 18। 18 में क्या है? जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। जॉन ड्यूवी के द्वारा जो समर्थित लैब विद्यालय किसके उदाहरण है? पहला पब्लिक स्कूल, दूसरा समान विद्यालय,
तीसरा फैक्ट्री विद्यालय या चौथा प्रगतिशील विद्यालय। तो 18 नंबर का कौन सा होगा? 18 का होगा 4 प्रगतिशील विद्यालय। तो 18 नंबर में क्या बोल रहा है? जॉन डीवी के द्वारा समर्थित लैब विद्यालय का उदाहरण प्रगतिशील विद्यालय है। इसके अंतर्गत बालक को ऐसे कार्य दिए जाते हैं जिससे उनमें स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर और मौलिकता का विकास हो सके। यह है जॉन डीवी का समर्थित लैब। अब हम लोग चलते हैं 19 में। 19 में क्या है? 19 में लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो पहला में क्या है? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, या दूसरा में है व्यक्तिकता और विनिमय, तीसरा में है अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध, और चौथा में क्या है? सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो 19 नंबर का बताइएगा कौन सा आंसर होगा? तो 19 का 19 का 1 में क्या है? बी और ए होगा, या 19 का 2 में बी और डी होगा, 19 का 3 में है ए और डी होगा, या 19 के 4 में ए और सी होगा। तो इसमें कौन सा होगा? 19 में 19 का बताइएगा कोई। 19 का 1 होगा। 1 में क्या है? बी और ए, मतलब आज्ञा पालन और दंड उन्मुखता, और क्या है? व्यक्तिगत और विनिमय, ये दोनों होगा लॉरेंस कोहलबर्ग के प्रस्तावित चरणों में। तो 19 लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा जो कि प्रस्तावित चरणों में प्राथमिक विद्यालय के बच्चे आज्ञा पालन और दंड उन्मुखता व्यक्तिगत विनियम के चरणों का अनुसरण करते हैं, वे सभी चरण नैतिक विकास की संकल्पना के लिए आवश्यक माने जाते हैं। अब हम लोग आते हैं 20 नंबर में। 20 नंबर में कह रहा है, एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पहला क्या? दादा आया है की जगह दादाजी आए हैं कहना चाहिए, या दूसरा में आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, या तीसरा में अच्छा उसके दादाजी आए हैं, या चौथा में बच्चे आप सही बात नहीं बोल रहे हो। तो 20 का कौन सा होगा? इसका शिक्षक के दृष्टिकोण से कौन सा होगा? 20 का होगा आंसर कोई बताएगा? तो 20 का 3 होगा, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। 20 में है यह व्यवहार। 20 में क्या है? एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादाजी आए हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते हमारी प्रतिक्रिया होगी कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं। यह वाक्य आदर भाव और व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, अतः इसे बहुवचन का प्रयोग होगा। अब हम लोग आ रहे हैं 21 नंबर में। 21 नंबर में क्या क्या है जो देखते हैं। 21 नंबर है, किसके अलावा निम्नलिखित घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषता है? पहला, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथात्मक प्रतिवेदन है, या दूसरा, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसीलिए शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं करता, या तीसरा, यह घटनाओं का सही वर्णन है, या चौथा, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रिया को वर्णित करता है। तो 21 नंबर का कौन होगा बताइएगा? 21 का होगा क्या? 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है? वह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसीलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि या फीडबैक उपलब्ध नहीं करता। 21 में यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है, इसीलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि या फीडबैक उपलब्ध नहीं करता। इस वाक्य के अलावा निम्नलिखित सभी घटना या वृत्तांत के रिकॉर्ड की विशेषता, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथात्मक प्रतिवेदन है, यह घटनाओं का सही वर्णन या बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रिया को वर्णित करता है। अब हम लोग 22 नंबर में आते हैं। 22 नंबर में कह रहा, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थी को कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए कौन सा ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उनके अभिभावकों का व्यवसाय, या दूसरा सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, या तीसरा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, या चौथा विकासात्मक अवस्थाएं। तो 22 का कौन सा होगा बताइएगा? इसमें तो लग रहा है 22 का 4 नंबर होगा। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थी को कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए
क्या होगा, विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 22 में क्या कह रहा है, मिश्रित आयु वर्ग वाले जो विद्यार्थी हैं वो कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ज्ञान द्वारा विद्यार्थी के जीवन में हो रहे परिवर्तन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग 23 नंबर में आते हैं। तो 23 नंबर के देखते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे। इसका क्वेश्चन क्या है, प्रतिभाशाली बच्चे। अब उसका ऑप्शन क्या है, पहला में बिना किसी की सहायता के अपने समर्थ का पूर्ण विकास करते हैं। दूसरा में मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। तीसरा में समानतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया से अच्छे नहीं होते। या चौथा में समानतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। तो 23 नंबर में क्या होगा, प्रतिभाशाली बच्चे। तो 23 का आंसर दीजिएगा। तो 23 का होगा 2। 23 का 2 में क्या है, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। मतलब प्रतिभाशाली बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। इन बच्चों की बौद्धिक जो क्षमताएं हैं सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक होती है और वे जीवन के विभिन्न क्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं 24 नंबर में। 24 नंबर पढ़ लेते हैं। 24 नंबर में क्या कह रहा है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के लिए निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। पहला, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। दूसरा, विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तीसरा, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। चौथा, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होते हैं। तो 24 नंबर का कौन सा होगा, 24 नंबर का कोई बताइएगा। तो 24 नंबर होगा विकास सापेक्ष रूप से क्रमित होते हैं। 4 नंबर 24 का 4 होगा। 24 का 4 क्या कह रहा है, जैसे संकल्पनाओं को जो व्यवस्थित प्रस्तुत विकास के सिद्धांत से के साथ जो संबंधित हो सकता है वह विकास के सापेक्ष रूप से क्रमिक होते हैं, क्योंकि यह निश्चित और व्यवस्थित होते हैं। अब हम 25 में आते हैं। 25 में कह रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष में क्या होगा। पहला, क्या अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। या दूसरा में लिंग के अनुसार अधिक समझातीय है। या तीसरा में आयु के अनुसार अधिक समझातीय है। या चौथा में आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। तो 25 नंबर में क्या होगा, 25 का कोई बताइएगा। तो 25 का होगा 3 नंबर, आयु के अनुसार अधिक समझातीय है। मैंने शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2019 के क्रियान्वयन के बाद जो कक्षा कक्ष के आयु के अनुसार अधिक समझातीय है, यह नियम देश के सभी राज्यों में मान है। हाल ही में यह नियम जम्मू और कश्मीर में भी मान होगा, क्योंकि 370 हट गया वहां से। अब हम लोग आते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में कह रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। पहला, एरिक एरिक्सन द्वारा। दूसरा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। या तीसरा, बीएफ स्निकर के द्वारा। या चौथा, जॉन ड्यूवी के द्वारा। तो 26 में क्या होगा, बाल केंद्रित। तो 26 का होगा 4 नंबर, जॉन ड्यूवी। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन विचारक कौन है, जॉन ड्यूवी है। उसके द्वारा कहा गया कि उनका मानना है कि शिक्षा व्यवस्थित है उन सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा आप अपने वातावरण पर नियंत्रण करते हैं, क्षमता प्राप्त करते हैं और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करते हैं। अब हम लोग 27 नंबर में क्या है, 27 नंबर में कह रहा है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ क्या है। एक में ऐसे विद्यार्थियों का वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले स्तर या ग्रेड में प्रोन्नत करना। दूसरा में आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। या तीसरा में शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। या चौथा में सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। तो 27 नंबर में क्या होगा, 27 नंबर में बताइए। 27 का कौन होगा, 27 का पहला ही होगा। पहला में क्या है, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर या ग्रेड में प्रोन्नत करना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों को, जैसे कि प्रतिभाशाली बच्चे जो है वह, उसका अर्थ क्या है, ऐसे विद्यार्थियों का वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले स्तर या ग्रेड में प्रोन्नत कर देना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलती है, उनका उत्साह बढ़ता है और अधिक सफलता की ओर अग्रसर होते हैं।
अब हम लोग 28 नंबर में आते हैं। 28 नंबर में क्या है, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या होना चाहिए। पहला, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। या इस प्रकार के, तीसरा में क्या, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। या चौथा में क्या है, ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय क्या करना चाहिए। 28 का कौन सा होगा, तो 28 का होगा, इस तथ्य को 2 नंबर में है, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अनेक बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। मतलब 28 नंबर में कह रहा है, जैसे एकल परिवार अभिभावक या परिवार वाले बच्चे पढ़ाते समय शिक्षक को इस तथ्य का अनदेखा करना चाहिए ताकि बच्चे को साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, ताकि बच्चे का मानसिक विकास प्रभावित ना हो। अब हम लोग आ रहे 29 में। 29 में क्या कर रहा है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला में क्या, अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना। या दूसरा में है, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। या 3 में है, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यास को एक बार में हल करना। या चौथा में, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। 29 नंबर में क्या होगा आंसर, 29 का बताइएगा। तो 29 का होगा, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। मतलब प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है दी गई संकल्पना के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, क्योंकि यही बच्चे में प्रतिभा और अधिक पल्लवित और पोषित करता है। अब हम लोग है लास्ट 30 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उसको पढ़ लेते हैं, जो कि है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। पहला, शल्य चिकित्सा। दूसरा, कवि। तीसरा, वाचक। या चौथा, राजनीतिक नेता। तो 30 नंबर में क्या होगा, 30 नंबर का होगा, बताइएगा कोई। तो 30 नंबर का होगा, दो में क्या है, कवि। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था कभी हो सकती है, शल्य चिकित्सा, वाचक और राजनीतिक नेता की अवस्था नहीं है। यही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।